लालची अंडा करी वाली। रोज की तरह आज भी देवकी ने अंडा करी का ठेला लगाया था और वो आवाज दे रही थी, आइए आइए, गर्मा गर्म अंडा करी के साथ जीरा फ्राइड राइस खाइए, एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे। देवकी अपने अंडा करी बेचने के लिए आवाज लगा रही थी। तभी नत्थू वहाँ से गुजर रहा था तो वो अंडा करी खाने के लिए देवकी के ठेले पर आया और बोला, देवकी बहन, लाओ मुझे भी एक प्लेट अंडा करी और चावल लगा दो। ठीक है भैया, मैं अभी लगा देती हूँ। देवकी ने नत्थू को अंडा करी और चावल लगा कर दिए। नत्थू अंडा करी और चावल खाकर बोला, देवकी बहन, वैसे तो तुम्हारा अंडा करी और चावल का स्वाद ठीक ठाक ही लगता है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट नहीं लगता। अगर तुम थोड़े और स्वादिष्ट अंडा करी और चावल बनाती तो शायद तुम्हारा ठेला और ज्यादा चलता। क्या करूँ नत्थू भैया, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत अच्छी अंडा करी बनाऊँ और मैं अपनी ओर से अच्छा बनाती भी हूँ। अब लोगों को मेरे हाथ के अंडे कभी पसंद नहीं आते तो इसमें मेरी क्या गलती है। मेरा काम तो बस इसे बनाना और लोगों तक पहुँचाना है ताकि लोगों का पेट भर सके। ठीक है बहन, अब तुम भी क्या कर सकती हो। अच्छा, मैं चलता हूँ। देवकी अंडा करी का ठेला लगाया करती। उसका अंडा करी का ठेला बहुत तो नहीं चलता था, पर थोड़ा बहुत चल जाया करता था, जिससे पैसे आ जाते थे। उसका पति सुखराम मजदूरी का काम किया करता था। अब शाम को देवकी घर आई तो सुखराम बोला, देवकी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना तो खिला दो। हाँ जी, मैं थोड़ी सी अंडा करी बचा कर ले आई हूँ। ऐसा करती हूँ, कुछ रोटियाँ बना देती हूँ, फिर आप खा लेना। देवकी, तुम्हारी अंडा करी बस ठीक ठाक ही लगती है, बहुत स्वादिष्ट नहीं लगती। तुम इसमें कोई दूसरे मसाले क्यों नहीं डालती? अजी, आप तो रहने ही दो। कौन सी आपको बहुत अच्छी अंडा करी बनानी आती है? और वैसे भी हर पति को अपनी पत्नी के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। उन्हें तो बस दूसरों के घर का खाने की आदत है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुखराम की भतीजी नीलिमा उन दोनों से मिलने आती है। देवकी उसे भी अंडा करी और चावल खिलाती है। उसे खाकर नीलिमा कहती है, चाची, वैसे तो आप अंडा करी ठीक ठाक ही बनाती हो, लेकिन अगर इसमें कुछ अलग से मसाले डाले जाएं, तो आपकी अंडा करी और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी। ऐसा कहकर नीलिमा अलग अलग तरह के मसालों को रोस्ट करके और कुछ मसालों को पीसकर बहुत ही स्वादिष्ट अंडा करी बना देती है। नीलिमा और सुखराम को भी वो अंडा करी बहुत पसंद आती है। सुखराम कहता है, देवकी, अगर तुम ऐसी अंडा करी बनाकर बेचोगी तो तुम्हारे ग्राहकों को वो बहुत पसंद आएगी। अगले दिन से देवकी वैसी ही अंडा करी बनाकर बेचने लगती है। उसके ठेले पर दो लड़के आते हैं। देवकी उन्हें अंडा करी लगा कर देती है। वो लड़के अंडा करी खाकर कहते हैं, देवकी दीदी, आज तो आपकी अंडा करी में बहुत ही स्वाद आ रहा है, मुझे एक और प्लेट अंडा करी दे दो। देवकी बहुत खुश हो जाती है और उसे एक और प्लेट अंडा करी दे देती है। अब नए तरीके से बनाई हुई अंडा करी लोगों को बहुत पसंद आ रही थी और देवकी का ठेला बहुत चल रहा था और उसकी अच्छी खासी कमाई भी हो रही थी। कुछ दिनों बाद देवकी अपने मन में सोचती है, मैं इतनी अच्छी अंडा करी बनाती हूँ और सिर्फ 50 रुपए प्लेट बेचती हूँ। मुझे तो अपने अंडा करी के दाम बढ़ा देने चाहिए। दाम बढ़ाने के बाद भी लोग मेरी अंडा करी इतनी खरीदेंगे और मुझे पैसे भी ज्यादा मिलने लगेंगे। यही सोचकर देवकी अपने अंडा करी के रेट 80 रुपए प्लेट कर देती है। जब ये बात सुखराम को पता चलती है तो वो देवकी को समझाते हुए कहता है, देवकी, तुम्हें अपने अंडा करी के रेट इस तरह नहीं बढ़ाने चाहिए। लालच इतनी अच्छी बात नहीं होती। अजी, इसमें लालच की क्या बात है? मैं इतने सारे मसाले डालकर इतनी मेहनत करके अंडा करी बनाती हूँ। अगर थोड़े से ज्यादा पैसे ले भी लिए तो इसमें क्या ही बुरा है। अब अगले दिन एक ग्राहक देवकी के पास आता है और उसका रेट सुनकर कहता है, देवकी दीदी, आपने अंडा करी के रेट क्यों बढ़ा दिए? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठेला मेरा है और मर्जी भी मेरी है। तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। नहीं नहीं देवकी दीदी, कोई बात नहीं, मुझे एक प्लेट अंडा करी लगा दो। अब देवकी उसे अंडा करी लगा देती है। महंगा होने के बाद भी ग्राहक अंडा खरीदना बंद नहीं कर रहे थे, इसलिए देवकी का लालच और बढ़ता गया और अब उसने अपने अंडा करी के रेट 100 रुपए प्लेट कर दिए। सुखराम ने फिर उसे समझाते हुए कहा, देखो देवकी, तुम्हें इस तरह से अपने अंडा करी का दाम नहीं बढ़ाना चाहिए। लालच अच्छी बात नहीं होती। लेकिन देवकी ने सुखराम की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसी तरह लालच में देवकी ने अपने अंडा करी का दाम 150 रुपए कर दिया, जो लोगों को बहुत महंगी लग रही थी। लेकिन फिर भी लोग उसे खरीद रहे थे। एक दिन की बात है, एक नया अंडा करी वाला देवकी के ठेले के सामने ठेला लगा लेता है और वो चिल्ला चिल्ला कर अंडा करी बेच रहा था। अंडा करी 50 रुपए प्लेट, एक बार खाकर देखो, मजा ना आए तो पूरे पैसे वापस। क्या कहा? मजा ना आए तो पूरे पैसे वापस? भाई, मुझे भी एक प्लेट लगा दो। राघव ने उस ग्राहक को अंडा करी लगा कर दी थी। ग्राहक अंडा करी खाकर बोला, अरे वाह भैया, आप तो देवकी से भी अच्छी अंडा करी बनाते हो और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी अंडा करी बहुत सस्ती है। जरा मुझे 2 प्लेट अंडा करी पैक कर दो, मैं अपने घर वालों को भी खिलाऊंगा।
अब राघव के ठेले पर अंडा करी खाने वालों की भीड़ लगने लगती है और धीरे धीरे करके सारे ग्राहक राघव के ठेले पर ही जाने लगे और देवकी के ठेले पर केवल इक्का दुक्का ही ग्राहक आते। देवकी बहुत परेशान हुई और अपने पति से बोली, जब से एक नया अंडा करी वाले ने मेरे ठेले के सामने अपना ठेला लगाया है, तब से मेरे ठेले पर बहुत ही कम ग्राहक आते हैं। अगर ऐसा रहा तो मुझे अपना ठेला बंद करना पड़ेगा। देवकी, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इस तरह अपने अंडा करी के दाम मत बढ़ाओ। इतना लालच करना अच्छी बात नहीं है। तो ठीक है ना, कल से मैं अपने अंडा करी के दाम फिर से 50 रुपए प्लेट कर देती हूँ। अगले दिन देवकी ने अपने अंडा करी के दाम फिर से 50 रुपए प्लेट कर दिए, लेकिन तब भी उसके ठेले पर कोई नहीं आ रहा था। तभी देवकी को गुल्लू दिखाई दिया जो राघव के ठेले पर अंडा करी खाने जा रहा था। देवकी ने उसे आवाज लगाई और बोली, गुल्लू भैया, अब तो मैंने भी अपने अंडा करी के रेट कम कर दिए हैं, तो आप लोग मेरे ठेले से अंडा करी खा लिया कीजिए ना। नहीं देवकी दीदी, आपने राघव भैया के कंपटीशन में अपने अंडा करी के रेट कम कर दिए, लेकिन हम अगर फिर से आपके ठेले पर आएंगे तो कल को आप फिर से अंडा करी के भाव बढ़ा देंगी, इसलिए हम राघव भैया के ठेले से अंडा करी ले लेंगे। ऐसा कहकर ग्राहक चला जाता है। अब धीरे धीरे करके देवकी के ठेले पर ग्राहकों का आना बिल्कुल बंद हो जाता है और देवकी को मजबूरी में अपना ठेला बंद करना पड़ता है। उसे उसके लालच की सजा मिल चुकी थी, इसीलिए कहते हैं लालच का अंजाम हमेशा ही बुरा होता है। पाव भाजी आ गए रे भाई, बम्बई की मशहूर पाव भाजी अपने गांव आ गए भाई। आ जाओ भैया। ए भैया बताओ। हाँ भाई साहब बताओ, कितनी प्लेट लगा दूं? ए भाई, अकेला आया हूं तो एक ही प्लेट लगाओगे ना यार। और सुनो, जरा एक बात तो बताओ, तुम्हारा ठेला तो यहाँ कई सालों से देख रहा हूं मैं, फिर तुम्हारी पाव भाजी बम्बई कब होकर आ गई भाई? अरे भैया, पाव भाजी नहीं बल्कि मैं होकर आया हूं बम्बई। वहां पूरे 6 महीने एक होटल में काम सीखा, और काम क्या, सच बोलूं तो पूरा दिल लगाकर ये पाव भाजी बनाना ही सीखा मैंने। आपने मेरे बाबा को देखा होगा यहाँ पर ठेला लगाते, मैंने तो बस अभी अभी काम संभाला है। हाँ, जानता हूँ तुम्हारे बाबा को, भोला यही नाम है ना उनका। कई बार खा के गया हूँ उनके हाथ की बनी पाव भाजी, और मुझे तो उन्हीं के हाथों वाला स्वाद चाहिए भाई। ये बम्बई का मुझे कुछ नहीं पता। आप बिल्कुल भी चिंता ना करो भैया, ऐसी पाव भाजी खिलाऊंगा आपको कि हर रोज आओगे मेरे ठेले पर। ये लो, खा के देखो, और जो मेरी बात गलत हो तो कहना। इतना कहकर शंकर ने उस ग्राहक की तरफ गर्मा गर्म पाव भाजी की प्लेट बढ़ा दी और फिर, हाँ भैया अब बोलो, मजा आया कि नहीं? अच्छी थी, पर ईमानदारी से बताऊं तो तुम्हें बम्बई जाने के बजाय अपने बाबा से ही पाव भाजी बनाना सीखना चाहिए था। वैसे अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, वापस से वही स्वाद ले आओ तो बम्बई से लोग यहाँ आएंगे तुम्हारी पाव भाजी खाने। अरे बड़ा मजाकिया हो भैया तुम तो है। उस ग्राहक की बात पर शंकर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सच तो ये था कि शंकर कभी अपने गांव से बाहर गया ही नहीं और पाव भाजी बनाना उसने थोड़ा बहुत अपने बाबा भोला से ही सीखा था। और अब भोला के बीमार पड़ने की वजह से उसे ही सारा काम संभालना था, जिसके लिए उसे मेहनत से ज्यादा तरकीबें लड़ाने में भरोसा था। क्या रे शंकर, आज भी सारी भाजी बचा लाया? क्या चक्कर है, तू ठेला लगाता भी है या नहीं? बाबा कसम से पूरा दिन खड़ा रहा धूप में, पर मुश्किल से 2-4 लोग ही खाकर गए। ऊपर से चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला और फटेबाज जैसा हो गया। तो जरूरत क्या थी इतना हल्ला मचाने की? है, मैंने तुझे कितनी बार समझाया, पाव भाजी के स्वाद पर काम कर, मसालों को धीमी आंच पर भून और सब्जियों को भी खूब अच्छे से पका है, और पाव भी रोज के रोज एकदम ताजे बनाया कर, तब जाकर लोग पसंद करेंगे तेरी पाव भाजी। ओफो बाबा, जीवन भर ऐसे ही मेहनत करते रहे आप हैं, और क्या हासिल कर लिया आपने? हम हमेशा गरीब रहे और अब पहले से भी ज्यादा गरीब हैं, तो आप मुझे मेरे हिसाब से काम करने दो। मुझे पता है कि पाव भाजी कैसे बनानी है और फिर कैसे बेचनी है। हाँ, कुछ नहीं जानता है तू, है? मैं देख नहीं रहा हूं क्या? ये भाजी तूने परसों बनाई थी और आज भी पूरा का पूरा बर्तन भरा हुआ है। देख बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तू एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन तो सही। मुझे कुछ नहीं सुनना है बाबा, मैंने सोच लिया है, मैं जा रहा हूं शहर। अब वहीं जाके अपनी पाव भाजी बेचूंगा। भले ही कम लोग खाकर जाएं, पर वहां शहर में कम से कम पाव भाजी का दाम तो बढ़िया मिलेगा। भोला ने शंकर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तय कर चुका था। उसने भोला को अपने एक रिश्तेदार के भरोसे छोड़ दिया और खुद शहर जाकर अपना पाव भाजी का ठेला लगाने लगा। शुरुआत में शंकर का अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ। पाव भाजी का दाम बढ़ाने के बावजूद
शहर में शंकर की अच्छी कमाई होने लगी और इससे शंकर बहुत खुश था। फिर एक दिन, सुनिए, क्या रेट है आपकी पाव भाजी का? जी ये आपके लिए फ्री है। हैं? ऐसे कैसे? सबको फ्री में बांटते हो क्या? नहीं नहीं, सबके लिए फ्री नहीं है, बस आपके लिए ही फ्री है। अच्छा, और मुझ पर इतनी मेहरबानी किस लिए? मेहरबानी जैसी तो कोई बात नहीं है मैडम जी। वो क्या है कि मैं हर रोज आपको यहाँ आते हुए देखता हूँ और ये भी देखता हूँ कि आप कैसे उन सड़क किनारे बैठे गरीब बच्चों को मुफ्त में खाना खिलाती हैं। तो बस मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपके इस अच्छे काम का भागीदार बन जाऊं। पर आज मैं उन बच्चों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए पाव भाजी लेना चाहती हूँ। बहुत भूख लगी है, तो अब तो बताओ क्या रेट है पाव भाजी का? कोई बात नहीं मैडम जी, आपको पाव भाजी खिलाकर मुझे सच में बहुत खुशी होगी। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस खाइए और बताइए कि पाव भाजी बनी कैसी है। उस लड़की का नाम राम्या था, जो देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही दयालु और व्यवहार कुशल भी थी। सच तो ये था कि पहली ही नजर में शंकर को राम्या बहुत पसंद आ गई थी। वो उसकी खूबसूरती का कायल हो चुका था। हालांकि वो खुद कभी राम्या से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन उस दिन जब राम्या खुद उसके ठेले पर आई तो शंकर ये मौका जाने कैसे देता। उसने राम्या के लिए पाव भाजी की प्लेट बिल्कुल अलग से तैयार की। स्वाद से लेकर पाव भाजी के रंग रूप तक उसने बहुत ध्यान दिया, साथ ही मक्खन डालने में भी बिल्कुल कंजूसी नहीं की। नतीजा, राम्या को उसकी पाव भाजी बहुत पसंद आई। मजा आ गया, पाव भाजी बहुत ही बढ़िया है सच में। बट देखो, तुम्हें इसके पैसे तो लेने ही होंगे। प्लीज ये पैसे रख लो। नहीं नहीं मैडम जी, पैसे तो मैं आपसे नहीं लूंगा। हाँ, पर एक मदद जरूर चाहिए थी आपसे। हाँ तो बताओ ना। मैडम जी, मैं अपने गांव से अभी अभी शहर आया हूँ काम जमाने। तो आप अगर अपने जानने वालों को मेरी पाव भाजी के बारे में बताएं तो बड़ी मदद हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ और इसके अलावा एक संस्था के लिए भी काम करती हूँ, जो हर रोज कई सारे गरीब और अनाथ बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करती है। मैं वहां तुम्हारी बात करवा सकती हूँ, तुम्हारी भी अच्छी कमाई हो जाएगी और इस बहाने बच्चे भी तुम्हारी पाव भाजी खाकर खूब खुश हो जाएंगे। शंकर को और क्या चाहिए था। अच्छी कमाई के साथ साथ उसे राम्या का साथ भी मिल रहा था। राम्या बहुत ही मिलनसार और दरिया दिल थी। वो बिना किसी स्वार्थ के शंकर की मदद कर रही थी, इस बात से अनजान कि शंकर के मन में उसके लिए क्या चल रहा था। क्या बात है, मैंने शहर आकर सच में बहुत ही अच्छा किया। राम्या मैडम की मदद से कितने सारे ऑर्डर मिल गए पाव भाजी के। अब तो सारा दिन धूप में ठेला लेकर खड़े रहने की भी जरूरत नहीं। ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मेरे दिन बदल जाएंगे और फिर मैं मैडम जी से अपने दिल की बात कहूंगा। अब वैसे उनकी बातों से तो ऐसा ही लगता है कि वो भी मुझे पसंद करती हैं। हो सकता है मेरे बोलने से पहले वो ही अपने दिल की बात कह दे। हैं? शंकर इसी गलतफहमी के साथ राम्या से मिलता रहा और खूब पैसे भी कमाता रहा। वो जल्द से जल्द अमीर होना चाहता था ताकि राम्या से शादी की बात कर सके, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। राम्या खुद अच्छा कमाती थी, इसके अलावा उसका परिवार भी काफी अमीर था। बातों ही बातों में शंकर ये सब जान चुका था, इसीलिए अब वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर। राम्या सुनो, वो पाव भाजी वाला वेंडर, क्या नाम था उसका? हाँ शंकर, उसे आगे से ऑर्डर मत देना। लेकिन क्यों सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर बजट का इशू है तो मैं कुछ। नहीं, प्रॉब्लम उसकी पाव भाजी में है, जिसे खाकर बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो रही है। कई बच्चों की तो क्रिटिकल सिचुएशन है। लेकिन सर, ये सब किसी और वजह से भी तो हो सकता है। अब मुझे नहीं लगता कि शंकर की पाव भाजी में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि सर मैं खुद लगभग हर रोज उसकी पाव भाजी खाती हूँ। मैंने खुद उसके पास से आई पाव भाजी का सैंपल टेस्ट किया है राम्या, और ये बिल्कुल सच है कि उसकी पाव भाजी खाने के लायक तो बिल्कुल नहीं है। राम्या को ये सब जानकर झटका लगा। उसके लिए इस बात पर भरोसा कर पाना मुश्किल था, क्योंकि शंकर राम्या के लिए हमेशा अलग से पाव भाजी बनाता था, जिसमें वो हमेशा ताजी सब्जियां, ताजे पाव और सब कुछ बड़ी सफाई से डालता था। लेकिन उसके अलावा शंकर ने बाकी की पाव भाजी की क्वालिटी हद से ज्यादा गिरा दी थी। वो बाजार उठने के बाद वहां फेंकी गई बेकार और सड़ी गली सब्जियां उठाकर ले आता और उन्हीं से भाजी बनाकर तैयार कर देता। इसके अलावा मसालों और पाव के मामले में भी हालत ऐसी ही थी, और ये सब करके वो पाव भाजी की लागत को कम कर रहा था, फिर चाहे नतीजा कुछ भी हो। शंकर को लगा कि सड़क किनारे रहने वाले गरीब बच्चे कभी उसकी पाव भाजी को लेकर किसी से भी शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन अब सच राम्या के सामने था, जिसे जांचने के लिए राम्या ने खुद शंकर के पास से गरीब बच्चों के लिए आई हुई पाव भाजी खाकर देखी। और फिर साहब, वो अपनी राम्या मैडम कहाँ है? कई दिन हो गए वो दिखी नहीं, और पाव भाजी का ऑर्डर भी नहीं आया आपकी तरफ से। पाव भाजी का ऑर्डर?
बेटा तेरे पास तो पुलिस आएगी, कंप्लेन कर दी है मैंने तेरे खिलाफ। तेरी वो बकवास पाव भाजी खाकर पहले बच्चे बीमार पड़े और फिर राम्या बेचारी पिछले 4 दिनों से हॉस्पिटल में है। क्या नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। आप मुझे शौक से जेल भेज देना, लेकिन उससे पहले मुझे एक बार मैडम जी से मिलवा दीजिए। आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। मैं एक बार उनसे माफी मांगना चाहता हूँ और ये तसल्ली भी करना चाहता हूँ कि वो ठीक है। शंकर की आंखों में आंसू थे, जिन्हें देखकर एनजीओ मैनेजर का दिल पसीज गया और वो उसे राम्या से मिलवाने हॉस्पिटल लेकर गया। लेकिन राम्या ने शंकर से मिलने से साफ इनकार कर दिया। अब वो कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी और यही शंकर के लिए उसके लालच की सबसे बड़ी